अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वेलकम टू केमिस्ट्री सुपर कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट आपको खुश आमदीद कहते हैं इस चैनल पे। और आज हम अपने फर्स्ट ईयर का लेक्चर एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड पे स्टूडेंट बात करेंगे। लेकिन एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड को समझने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव द आइडिया ऑफ अ यील्ड की यील्ड क्या है स्टूडेंट। तो मैं आपको बताता हूं कि यील्ड क्या है। Yield. Student, before this topic, we have studied we have studied about a limiting reagent and excess reagent. Reagent is actually the reactant and yield is actually the product. पहले हमने रिएक्टर के बारे में पढ़ा और आज हम प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो यील्ड क्या है? यील्ड क्या है? कि अमाउंट ऑफ अ प्रोडक्ट है, कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट which is formed as a result of chemical process or reaction is called yield। कि वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो कि किसी केमिकल रिएक्शन या प्रोसेस के नतीजे में बनता है उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? उसको यील्ड कहते हैं स्टूडेंट। नाउ टाइप्स ऑफ यील्ड क्या है स्टूडेंट? यील्ड मुख्तलिफ टाइप्स के हो सकते हैं। द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन टाइप्स ऑफ यील्ड, टाइप्स ऑफ यील्ड स्टूडेंट। तो टाइप्स ऑफ यील्ड की अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो टाइप है दैट स्टूडेंट व्हाट, वो क्या है? वो है थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड अब स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन वेज, यानी उसको मुख्तलिफ तरीकों से कैलकुलेट किया जा सकते हैं। तो उस बेस पे सबसे पहली टाइप की है थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड क्या है? कि इट इज द यील्ड विच इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करके हम जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या करते हैं, मालूम करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। या हम स्टूडेंट जो हम कैलकुलेशन करते हैं ऑन पेपर या ऑन बोर्ड, जो हम कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट, दैट इज द थ्योरेटिकल यील्ड। कि दैट टाइप ऑफ यील्ड which is calculated by using the balanced chemical equation is called what? Is called theoretical yield. And student, this yield is actually maximum। ये क्या होती है? अमूमन मैक्सिमम यील्ड होती है, मैक्सिमम यील्ड। और दूसरी जो इसकी टाइप है स्टूडेंट, अगर हम इस पे बात करें, दैट इज द एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड, एक्चुअल यील्ड स्टूडेंट। theoretical yield is also known as what? Expected yield, expected yield। या इसको आप क्या कह सकते हैं? इसको आप मैक्सिमम एक्सपेक्टेड यील्ड या इसको कैलकुलेटेड यील्ड भी कहते हैं। कैलकुलेटेड यील्ड भी आप इसको कह सकते हैं या एक्सपेक्टेड यील्ड भी कह सकते हैं। इसके मुकाबले में दूसरा क्या स्टूडेंट? एक्चुअल यील्ड है। तो एक्चुअल यील्ड इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट which is formed during a physical process। जो प्रोसेस एक्चुअली में हो रहा है, ऑन पेपर आप नहीं कर रहे, आप प्रैक्टिकली कर रहे हैं, उसके मुकाबले में उसके नतीजे में आपको जो यील्ड मिलती है उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप एक्चुअल यील्ड कहते हैं। कि द यील्ड विच इज ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ रियल फिजिकल केमिकल प्रोसेस। क्या? एक रियल फिजिकल केमिकल प्रोसेस के नतीजे में आपको जो यील्ड मिलती है उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। स्टूडेंट फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि मैं एक क्या कर रहा हूं, एक प्रोसेस कर रहा हूं। लेट सी मैं क्या करूंगा, मैं NaCl को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। एज अ रिजल्ट क्या होगा? सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बनेगा। तो मैं क्या करता हूं, एक तो मैं ऑन द बोर्ड उसकी कैलकुलेशन करता हूं कि कितना बनेगा, या पेपर पे करता हूं। तो जो मैं पेपर पे करता हूं उसके मुकाबले में जो मेरे पास सोडियम और क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन या अमाउंट बनेगी एक उस फॉर्म में, तो वो क्या है मेरा? वो मेरा थ्योरेटिकल यील्ड है। अब स्टूडेंट जो एक्चुअली में हो रहा है, मैंने ग्लास में क्या लिया, बीकर में मैंने पानी लिया, उसके अंदर क्या डाला? मैंने साल्ट डाला, NaCl, और एक्चुअली में मुझे उसका जो है एक क्या मिला? एक प्रोडक्ट मिला इन द फॉर्म ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन, ठीक है। तो अब जो एक्चुअली में हुआ है, जो रियल में हुआ है, वो मेरा कौन सा यील्ड है? वो मेरा एक्चुअल यील्ड है। और ये स्टूडेंट अमूमन क्या होता है? कम होता है। इट इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। रीजंस पे स्टूडेंट मैं बाद में बात करूंगा कि क्यों ये कम होता है। मोरेओवर स्टूडेंट अगर मैं आपको बताता चलूं कि ये दोनों यील्ड जो है ना, ये एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शंस, इफ यानी थ्योरेटिकल तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता, अलबत्ता जो एक्चुअल यील्ड है
ये भी जो है इतनी करेक्ट एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन आपको, ये दोनों जो है आपको जो है ना, ये दोनों जो है वो आपको करेक्ट एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन नहीं दे सकते। स्टूडेंट तीसरी टाइप है जो यील्ड की, दैट इज अ परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड, percentage yield. Student, percentage yield is obtained by dividing what? By dividing theoretical yield by what? By dividing what? Actual yield divided by calculated yield and multiplied by 100. Student, तो percentage yield क्या है? तो अगर हम percentage yield की बात करें, student percentage yield की अगर हम बात करें तो परसेंटेज यील्ड हमारे पास क्या है? परसेंटेज यील्ड है क्या? एक्चुअल यील्ड, क्या स्टूडेंट? एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये हमारे पास क्या बन गया स्टूडेंट? ये हमारे पास बन गया क्या? परसेंटेज यील्ड। कि परसेंटेज यील्ड इज ऑब्टेन्ड, actual yield is obtained by actual yield by dividing it by theoretical yield and multiplied by 100। कि ये obtain होता है कि जब आप actual yield को divide करते हैं theoretical yield से and then उसको multiply करते हैं किस चीज से? 100 से, तो इससे आपको क्या मिलता है? आपको percentage yield मिलता है। इसका स्टूडेंट आपको एक सिग्निफिकेंस बता दूं कि percentage yield is used to determine the efficiency of a reaction। efficiency of a reaction को जो है ये क्या करता है? डिटरमिन करता है बाय द रिलेशन, दैट इज व्हाट? डायरेक्ट रिलेशन। कि जो परसेंटेज यील्ड है, परसेंटेज यील्ड जो है ये जितना ज्यादा होगा उतना क्या होगा? एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन, एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन क्या होगा? वो उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा स्टूडेंट, वो उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। परसेंटेज यील्ड जितनी ज्यादा होगी उतनी ही किसी भी रिएक्शन की एफिशिएंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब स्टूडेंट मैं आता हूं अपने रीजन की तरफ स्टूडेंट, कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम जो एक्चुअल यील्ड है, एक्चुअल यील्ड जो होती है हमारे पास, दैट इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। क्यों होती है ये स्टूडेंट? एक्चुअल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड ऑलवेज, ये हमेशा इससे क्या होती है? कम होती है, ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। तो सबसे पहले रीजन स्टूडेंट मैं अगर इस पे बात करूं, that is reversibility of the reaction, reversibility of the reaction। स्टूडेंट इस पे आपके सामने मैं अब बात करता हूं कि ये ऐसा क्यों होता है। स्टूडेंट बहुत सारे केमिस्ट्री के अंदर ऐसे रिएक्शंस मौजूद हैं, केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस मौजूद हैं जो कि क्या है? रिवर्सेबल्स हैं। और स्टूडेंट रिवर्सेबल आपको पता है रिवर्सेबल प्रोसेस क्या होता है? लेट मेरे पास रिएक्टर A प्लस B, ये क्या है? इनका रिवर्सेबल प्रोसेस हो रही है, प्रोडक्ट C एंड D बना रहे हैं। तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि जो कंप्लीट रिएक्टेंट होता है वो मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होता प्रोडक्ट के अंदर, बल्कि उससे पहले पहले ही जो आपका प्रोडक्ट होता है वो वापस कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज के अंदर? रिएक्टेंट्स के अंदर। तो इसकी वजह से जो आपकी एक्चुअल यील्ड है वो कम पड़ जाती है। प्रैक्टिकली आप जो यील्ड कैलकुलेट करते हैं वो कम पड़ जाती है, जबकि ऑन द पेपर हम इस इफेक्ट को इतना नहीं देखते। ऑन द पेपर तो जो हमने रिएक्टेंट लिया हम उसी के हिसाब से प्रोडक्ट फाइंड कर रहे होते हैं। ऑन पेपर जो हम रिएक्टेंट के हिसाब से इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये सारा का सारा कन्वर्ट नहीं होता। दूसरी रीजन पर स्टूडेंट बात करते हैं, जो दूसरी रीजन है स्टूडेंट दैट इज साइड रिएक्शन, दैट इज अ साइड रिएक्शन। स्टूडेंट बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनके साथ क्या होता है, जिनके साथ साइड रिएक्शंस भी क्या करते हैं? टेक्स प्लेस करते हैं, बाई प्रोडक्ट्स बनता है। तो ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? ऐसा इसलिए होता है इससे जो है ना, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि साइड रिएक्शन से जो आपका यील्ड है वो कैसे कम होता है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि कैसे कम होता है, फिर मैं आपको बता दूं कि साइड रिएक्शन होता क्यों या बाई प्रोडक्ट से क्यों बनते हैं। ये स्टूडेंट इस तरह होता है कि लेट आपके पास क्या है, आपके पास दो रिएक्टेंट थे A प्लस B, इससे आपने बनाना था C प्लस D। तो बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि जब आप A और B को मिलाएंगे
तो एक तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन साथ में आपके पास कोई साइड रिएक्शन भी होगा, लेट आपके पास कोई प्रोडक्ट ई बन गया। तो जब आपके पास ये प्रोडक्ट ई बनेगा तो आपको पता है रिएक्टेंट्स की कुछ अमाउंट इस प्रोडक्ट ई में भी यूज हो जाएगी। एज अ रिजल्ट जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है आपको फिर प्रोडक्ट भी उतना कम मिलेगा। प्रैक्टिकली बात करूं, प्रैक्टिकली आपको फिर इतना प्रोडक्ट भी कम मिलेगा। लेकिन जब हम ऑन पेपर कैलकुलेट करते हैं तो ऑन पेपर को हम बाई प्रोडक्ट्स को देखते ही नहीं है। तो यही वजह स्टूडेंट की जो एक्चुअल यील्ड है ये कम पड़ जाती है। किस चीज की वजह से? ये साइड रिएक्शन की वजह से, थ्योरेटिकल यील्ड से स्टूडेंट। अब मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट कि ये साइड रिएक्शन क्यों होता है। एक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंप्यूरिटीज, जब कोई इंप्यूरिटीज मौजूद हो तो रिएक्टेंट्स क्या कर जाती है कि अपने टारगेटेड प्रोडक्ट के साथ साथ कोई बाई प्रोडक्ट भी बना लेती है। दूसरी जो रीजन है स्टूडेंट, ये रीजन है ड्यू टू द चेंज इन द रिएक्शन कंडीशन की। जब आप रिएक्शन कंडीशंस को क्या करें, चेंज करें। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मेरे पास एक रिएक्शन है कि मैं क्या करता हूं, मैं हाइड्रोजन को मिलाता हूं वाटर के साथ और मिलता है मुझे क्या, वाटर। अब अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करना चाहूं तो यहां पे मैं 2 लगा दूंगा और यहां पे भी क्या, ये 2। तो अब देखें ये रिएक्शन तब आपको ये वाटर मिलेगा जब आप ऑक्सीजन को लिमिटेड अमाउंट में जो यूज करेंगे, लिमिटेड अमाउंट में। अब यही रिएक्शन है कि मैं क्या करता हूं, मैं हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन मिला देता हूं, लेकिन मैं एक्सेस में मिला देता हूं। देखें असल में कंसंट्रेशन क्या होती है, रिएक्शन कंडीशन में शामिल है ना। एक्सेस में मैं मिला देता हूं तो अभी आपको वाटर नहीं देगा, अभी आपको क्या देगा, H2O2। तो जब आप रिएक्शन कंडीशंस को चेंज करते हैं तो तब भी क्या होता है, आपके पास बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं स्टूडेंट। ये तो स्टूडेंट हेयर साइड की बात आ गई। अगला इफेक्ट जो ना देखते हैं कि क्यों जो एक्चुअल यील्ड होता है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम होता है स्टूडेंट। तो दैट इज अ रिकवरी, दैट इज व्हाट अ रिकवरी ऑफ द प्रोडक्ट्स, दैट इज व्हाट अ रिकवरी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब स्टूडेंट देखें आपने क्या किया, किसी लैब के अंदर आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपने एक रिएक्शन किया, तो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा ये स्टूडेंट 100% श्योरिटी है कि आप उसको कभी भी कंप्लीटली क्या करेंगे, वहां से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने जिस बीकर में आपने रिएक्शन किया है तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं कि आप उससे 100% प्रोडक्ट ले लेंगे। जाहिर सी बात है जब आप उससे जो आपके पास प्रोडक्ट बने वो किसी और बीकर में आप ट्रांसफर करेंगे तो उसकी जो कुछ अमाउंट है वो उस जो बीकर है जिसमें आपने रिएक्शन उसके साथ क्या हो जाएगा, एडियर हो जाएगा। उसके साथ उस एडहेरेंस की वजह से कुछ अमाउंट जो है ना वो उधर रह जाएगी। दूसरी बात स्टूडेंट कि ये जो प्रोडक्ट बना है, अब देखिए ये तो मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं कि लैब के अंदर जब आप रिएक्शन करते हैं तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनते हैं उसकी कुछ अमाउंट जो है ना वेइंग, ट्रांसफरिंग और एक्सट्रैक्शन के दौरान क्या ये जाया हो जाती है। इसकी वजह से जो एक्चुअल यील्ड है इसकी मिकदार कम हो जाती है। लेकिन अगर आप यही प्रोसेस जो कि हम अब लैब में कर रहे थे उसको अगर हम पेपर पे करें, ऑन पेपर वर्क हम रिएक्शन करें, ऑन पेपर वर्क जो है ना हम रिएक्शन करें तो वहां पे तो हम ये इफेक्ट नहीं लेंगे कि हम उसको बीकर से लेंगे। लेट मैं आपको कहता हूं ना, देखें मेरे पास KgN2 रिएक्ट विद OH2 एंड फॉर्म NH3, अमोनिया बना देता है। अब अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करें, देखें 3 हाइड्रोजन है, यहां पे कितने, 2 हैं, तो इधर आप 3 कर लें, 3 दूनी 6 हो गए, तो इधर आप क्या करें, इधर आप 2 कर दें। अब देखिए रिएक्शन आपका क्या हो गया, आपका बैलेंस हो गया। तो अब जब रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया तो देखें यहां पे मैं कहता हूं कि मुझे यानी 28 ग्राम अमोनिया मैंने मिलाया है और क्या किए मैंने कि 6 ग्राम मैंने क्या मिलाया है, हाइड्रोजन मिलाया है। ठीक है स्टूडेंट, ये ऑन पेपर जब मैं रिएक्शन करता हूं 28 ग्राम अमोनिया और 6 ग्राम मैंने क्या मिलाया है, हाइड्रोजन मिलाया, और एज ए रिजल्ट तब जाके मुझे क्या मिला है, 34 ग्राम मुझे NH3 मिला है। ये देखें ये तो ऑन पेपर में जो रिएक्शन कर रहा हूं वो है। लेकिन स्टूडेंट अब जब मैं प्रैक्टिकली ये रिएक्शन करूंगा तो ये मुझे 34 ग्राम नहीं मिलेगा, हो सकता है ये मुझे कितना मिले, ये मुझे 28 ग्राम मिल जाए, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं। या स्टूडेंट ये मुझे कितना मिल जाए, या मुझे 25 ग्राम मिल जाए, लेकिन इस 34 से क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि जब मैं रिएक्शन जब मैं करूंगा प्रैक्टिकली तो हो सकता है कि जब मेरे पास एक बीकर में क्या हो जाए, तैयार हो जाए, तो उसको उससे उंडेलते हुए दूसरे बीकर के अंदर या कंटेनर के अंदर क्या होगा कि सारी की सारी अमाउंट ये कभी भी मैं कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं कर सकूंगा, कुछ अमाउंट इसकी वेस्ट हो जाएगी।
एज अ रिजल्ट जो आपकी एक्चुअल यील्ड है ये कम हो जाएगी थ्योरेटिकल यील्ड से स्टूडेंट। अब स्टूडेंट अगर अगली चीज पे बात करें दैट इज मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस स्टूडेंट ये एक तरह से मैंने करवा भी दी है। मैकेनिकल लॉस के स्टूडेंट क्या आपके पास प्रोडक्ट बना है तो आप क्या करेंगे, आप उसकी फिल्ट्रेशन करते हैं या उसकी क्या करते हैं क्रिस्टलाइजेशन करते हैं या उसकी सेपरेशन आप डिस्टिलेशन आप करते हैं, डिस्टिलेशन स्टूडेंट आप करते हैं या क्या करते हैं सेपरेटिंग फनल। ठीक है, सेपरेट जो आप सेपरेशन के लिए आप फनल यूज करते हैं वो जो आप यूज करते हैं या आप इसको ट्रांसफर करते हैं या वेट करते हैं तो स्टूडेंट कुछ अमाउंट जो है आपसे जाहिर सी बात है नीचे गिर जाएगी या उस बीकर में रह जाएगी या फिल्टर जो आप ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे, तो एज अ रिजल्ट आपसे कुछ अमाउंट प्रोडक्टिव वो जाया हो जाएगी, एज अ रिजल्ट आपकी एक्चुअल यील्ड कम हो जाएगा स्टूडेंट। तो तीसरा चौथा क्या है, ये मैकेनिकल लॉस है, मैकेनिकल लॉस है। और स्टूडेंट पांचवा जो है ना वो क्या है, वो है अनस्किल्ड पर्सन। अनस्किल्ड पर्सन ये भी स्टूडेंट जो है ना इफेक्ट हो सकता है। हो सकता है कि भाई कि एक बंदा जो रिएक्शन कर रहा हो वो स्किलफुल बंदा ना हो। और जो छठी चीज है दैट इज ये मिसकैलकुलेशन। तो मिसकैलकुलेशन भी हो सकती है, लेकिन ये तो दोनों के लिए तकरीबन इक्वल फैक्ट है, क्योंकि अगर गलत कैलकुलेशन हो फिर तो थ्योरेटिकल यील्ड भी आपकी कम आ सकती है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट मैं आपको कुछ बताता हूं कि बताता नहीं हूं स्टूडेंट के आप ये जो ये तो मैंने स्टूडेंट आपको कुछ फैक्ट बता दिए। अच्छा स्टूडेंट इसके साथ साथ मैं अगर आपको बताऊं ये मिसकैलकुलेशन से आगे ये स्टूडेंट कुछ रिएक्शन कंडीशंस भी होती हैं जो कि ये एक्चुअल यील्ड को कम कर देती हैं। रिएक्शन कंडीशंस क्या सातवीं थी, रिएक्शन कंडीशंस। रिएक्शन कंडीशंस अमूमन स्टूडेंट आपने देख लिया होगा, आपने एक प्रिंसिपल पढ़ेगी ली शार्टलियर प्रिंसिपल या ली कैटलियर प्रिंसिपल भी इसको कहते हैं, ली कैटलियर प्रिंसिपल। स्टूडेंट इसके मुताबिक आप देखते हैं कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं या प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, जब मतलब ये रिएक्शन कंडीशन आप चेंज करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होता है आपका जो रिएक्शन है वो उस डायरेक्शन में प्रोसीड करता है जिधर वॉल्यूम कम हो। लेट्स स्टूडेंट मैं क्या कर देता हूं, मैं ये आपके सामने एक रिएक्शन लिख देता हूं कि N2 प्लस H2 गिव्स अस NH3। आप देखें अगर इसको मैं बैलेंस करना चाहूं तो दो है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी 2 कर लो। तो आप देखें मैं क्या करता हूं, आप देखें ये फॉर एग्जांपल ये एक रिएक्शन है, देखें अब इस रिएक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, एक मोल है, ये भी एक मोल है। अब देखें आप स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट आप एक्चुअली क्या इधर आप 3 लगाएंगे तो तब जाके बैलेंस होगा। अब देखें 3 मोल क्या है जी, हाइड्रोजन है, इनको आप मिला के आखिर में आपके पास प्रोडक्ट क्या मिलता है, आपको 2 मोल मिलता है। अब अगर आप क्या करेंगे इस रिएक्शन पे आप प्रेशर बढ़ाएंगे, जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो एज अ रिजल्ट ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड जो है वो क्या होगा प्रोसीड करेगा। तो देखें जितना फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा उतनी ज्यादा क्या बनेगी, अमोनिया बनेगी। लेकिन प्रैक्टिकली तो हम ये जो है ना करते नहीं है, ये तो जो है ना हमारा क्या है सिर्फ ऑन पेपर जो है ना हमारा फैक्ट है। तो क्या रिएक्शन कंडीशंस की वजह से भी आपकी जो थ्योरेटिकल यील्ड है ये कम रह जाती है, या यूजेस ऑफ इंप्योरिटीज, यूजेस ऑफ इंप्योरिटीज की वजह से भी क्या होता है आपका जो एक्चुअल यील्ड है ये थ्योरेटिकल यील्ड से कम पड़ जाता है। अब स्टूडेंट मैं आपके सामने एक एग्जांपल सॉल्व करवाता हूं, एग्जांपल सॉल्व करवाता हूं और उससे आपको बताता हूं कि आप जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड। स्टूडेंट एग्जांपल है कि हीटिंग 28 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट, मास ऑफ कॉपर कार्बोनेट की स्टूडेंट देखिए कॉपर कार्बोनेट CuCO3, CuCO3 स्टूडेंट यार इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, मास ऑफ कॉपर कार्बोनेट CuCO3। अब देखें मैं एक बार फिर से मैं आपको ये बता रहा हूं कि कॉपर कार्बोनेट कैसे बना, ये रोजाना मैं बताता हूं। कॉपर क्या होता है +2 होता है, कार्बोनेट क्या होता है CO3 -2, तो +2 -2 कैंसिल, तो एज अ रिजल्ट CuCO3 क्या बना, कॉपर कार्बोनेट बना।
तो कहते हैं कि हीटिंग कॉपर कार्बोनेट, अब कितना कॉपर कार्बोनेट 24.8 ग्राम, सॉरी 24.8 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को आप गर्म करते हैं इन अ क्रूसिबल, प्रोड्यूस ओनली वट 13.9 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, 13.9 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, मतलब कि मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज इक्वल टू 13.9 ग्राम। अब देखें मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कॉपर ऑक्साइड क्यों CuO, कॉपर आपको पता है क्या होता है, +2 होता है, ऑक्साइड होता है -2, तो +2 -2 कैंसिल, तो एज रिजल्ट CuO कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। अब आगे स्टूडेंट कि व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड, व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड, आपको कहते हैं कि फाइंड क्या करें, परसेंटेज यील्ड फाइंड करें, परसेंटेज यील्ड, या आप क्या करें, फाइंड करें अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। रिएक्शन कुछ भी है स्टूडेंट के, आप क्या करते हैं CuCO3, इसको आप क्या करते हैं, आप हीट करते हैं तो आपको मिलता है क्या, कॉपर ऑक्साइड अलॉन्ग विद व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड, अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है। अब स्टूडेंट आपके पास ये गिवन डेटा है और आपको क्या कहते हैं कि परसेंटेज यील्ड आप फाइंड करें। तो अब स्टूडेंट फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम देखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब स्टूडेंट वैसे मैं मोल में लिया करता था, इधर मैं पहले मोल में लूंगा, लेकिन फिर मैं आपको समझाऊंगा कि मैं कैसे इसको मास में कन्वर्ट करता हूं। देखें क्या कि 1 मोल ऑफ CuCO3 आपको क्या देता है, 1 मोल ऑफ, मतलब कि 1 मोल ऑफ CuO कॉपर ऑक्साइड का स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आप अगर CuCO3 इसका मोलर मास क्या स्टूडेंट, ये 124 ग्राम है, मतलब कि 124 ग्राम ऑफ, मतलब कि इस 1 मोल की जगह पे मैं अगर इसका मास लिखूं ना तो मैं लिख सकता हूं ना कि 124 ग्राम, कि 124 ग्राम। और कॉपर ऑक्साइड का मास क्या स्टूडेंट, कॉपर ऑक्साइड का मास क्या है जी, 80 है, CuO कॉपर के 80 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। देखे ना Cu कॉपर के क्या 64, कार्बन के क्या 12, तो क्या हो गया 76 हो गया, प्लस 48, 76 प्लस 48, तो 76 प्लस 48 वंस अगेन इन सबको जो है मिला के आपके पास ये 124 ग्राम जो है बन जाएगा। और इसी तरह इसकी देखें 80 ग्राम, देखें 64 प्लस 16, तो देखें कुल मिला के वापस क्या बन जाएंगे, 80 बन जाएंगे। तो इसी तरह स्टूडेंट ये आगे हल करते हैं। अब देखें अब 1 ग्राम ऑफ, अब 1 ग्राम कितना आपको देगा, 1 ग्राम ऑफ CuCO3, तो ये आपको देगा 80 डिवाइडेड बाय क्या 24, 80 डिवाइड बाय 24। स्टूडेंट देखें ये क्या हो गया 80 डिवाइड बाय 24, 80 डिवाइड बाय 24 हो गया। तो अब आपको मैं कहता हूं कि गिवन मास आपके पास क्या था, गिवन मास था 24.8, तो 24.8 ग्राम ऑफ कार्बन, 24.8 ग्राम ऑफ CuCO3, ये आपको कितना ऑक्साइड देगा, ये आपको देगा 80 डिवाइड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 24.8, 24.8 ये आ गया स्टूडेंट। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये वापस आपके पास आई थिंक आ जाएगा कुछ 16 ग्राम, 16 ग्राम। अब स्टूडेंट ये एक्चुअली क्या है, ये थ्योरेटिकल यील्ड है, ये क्या है थ्योरेटिकल यील्ड है, TY स्टैंड फॉर थ्योरेटिकल यील्ड। क्या स्टूडेंट ये थ्योरेटिकल यील्ड है। अब देखें थ्योरेटिकल यील्ड आपने फाइंड की और एक्चुअल यील्ड आपको गिवन है, वो क्या है जी 13.9 है, जो 13.9 मास ऑफ के कॉपर ऑक्साइड है, बिल्कुल कॉपर ऑक्साइड। देखे ना इसका जो ना आपको गिवन है वो क्या है जी, वो एक्चुअल यील्ड है, और ये क्या हम लोगों ने थ्योरेटिकल यील्ड जो है फाइंड कर लिया। अब देखें इससे आगे जाते हैं। अब एक्चुअल यील्ड अगर मैं आपको बताऊं ना, एक्चुअल यील्ड आप देखें आपके पास रिएक्शन क्या था, रिएक्शन था कि CuCO3 इसको आप हीट करते हैं तो इससे आपको मिलता है ऑक्साइड प्लस वाटर। तो आपको क्वेश्चन में दिया था कि 13.9 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड के प्रोडक्ट है ना,
मतलब कि एक्चुअल यील्ड आपको दी हुई है, एक्चुअल यील्ड के 13.9 है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में आपको ये चीज गिवन है। अब देखें, अब हमने फाइंड क्या करनी है, परसेंटेज कंपोजिशन, ये सॉरी परसेंटेज यील्ड हमने फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि परसेंटेज यील्ड किस चीज के बराबर है, परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज यील्ड बराबर होता है किस चीज के, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय व्हाट, थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप देखें आपके पास एक्चुअल यील्ड के 13.9 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड के 16 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये किस चीज के बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 86.87, 86.87, ये जो है स्टूडेंट इतने परसेंट के जो है ये बराबर हो जाएगी, ये आपके पास कीजिए परसेंटेज यील्ड है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इस तरह से हम क्या करेंगे, परसेंटेज यील्ड को फाइंड करेंगे या एक्चुअल थ्योरेटिकल यील्ड को फाइंड करेंगे। अब स्टूडेंट मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि कैसे आप एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड को फाइंड करेंगे। अब स्टूडेंट एक बार फिर से अपने उस्ताद मोहतरम सर निसार अहमद निसार साहब का शॉर्ट ट्रिक आपके सामने में यूज करेंगे स्टूडेंट, कि कैसे हम एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड को फाइंड करेंगे। स्टूडेंट अब देखें, आपको की कहता है कि 0.4 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद, देखें 0.4 मोल ऑफ नाइट्रोजन react with what, react with 0.9 mole of hydrogen, react with 0.9 mole of hydrogen। तो अब आपको कहते हैं टू फॉर्म अमोनिया, क्या जी, टू फॉर्म, ये कहता है कि 0.4 मोल नाइट्रोजन के और 0.9 मोल हाइड्रोजन के ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। तो आपको कहते हैं कि व्हाट इज थ्योरेटिकल यील्ड, क्या, व्हाट इज अ थ्योरेटिकल यील्ड। अब आपको कहते हैं कि थ्योरेटिकल यील्ड जो है ना वो क्या है। अब देखें, सबसे पहले आप क्या करें, बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें। बैलेंस केमिकल इक्वेशन अमोनिया फॉर्मेशन के लिए क्या है कि नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड फॉर्म वाटर NH3। अब देखें, अब रिएक्शन को बैलेंस करें, याद रखें जब रिएक्शन को बैलेंस करें तो पहले बाकी एलिमेंट्स को बैलेंस करें, ठीक है, बाकी एटम्स को आप क्या करें, बैलेंस करें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के। जब बाकी को आपने बैलेंस किया तो फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो, आखिर में जाके फिर क्या, ऑक्सीजन को बैलेंस करो। अब देखें, पहले इसके अलावा कौन है, हाइड्रोजन के अलावा दूसरे क्या, नाइट्रोजन है। तो देखें 2 नाइट्रोजन इधर है, तो इधर भी 2 नाइट्रोजन कर लो, इधर क्या 2, तो फिर देखें नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया। अब पीछे किसका रही, किसी का हाइड्रोजन का, इधर 3 6 हाइड्रोजन है, इधर कितने 2, तो इधर इसको 3 कर लो। अब देखें स्टूडेंट आपने क्या किया, आपने ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लिया, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन नंबर 2 आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई x विद द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अच्छा, इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ आप क्या करें, आप x को मल्टीप्लाई करें। पहला स्टेप आपने ये किया, पहला स्टेप है आपका। अब देखें दूसरा स्टेप है, दूसरा स्टेप आप देखें, x को मल्टीप्लाई करें। देखें तो x को आप मल्टीप्लाई करें तो क्या, xn2 आ जाएगा, डिवाइड बाय क्या जी, 3x H2 आ जाएगा, गिव्स अस क्या जी 2x NH3। अब देखें ना, ये चीज जो है ना वो आपके पास बन गई स्टूडेंट। अब आप क्या करें, अब आप फाइंड करें x, नाउ फाइंड x, फाइंड x फॉर H2 एंड N2। अब देखें स्टूडेंट, अब आप देखें नाइट्रोजन के लिए और हाइड्रोजन के लिए आप क्या करें, x की वैल्यू फाइंड करें। तो x किस चीज के बराबर है स्टूडेंट, x आपके पास बराबर है नंबर ऑफ मोल। ये नंबर ऑफ मोल जो है स्टूडेंट ये गिवन जो आपको क्वेश्चन में दिए गए, ये यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने, ये फ्लैट में ये x, ये मैं पहले जनरली करता हूँ गिवन मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट।
अब देखें स्टूडेंट, मैं क्या करता हूं, मैं फॉर नाइट्रोजन करता हूं। नाइट्रोजन के लिए के एक्स किस चीज के बराबर है, नाइट्रोजन के लिए एक्स बराबर है किस चीज के, गिवन मोल, तो गिवन मोल के 0.4 डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर क्या है जी, वो 1 है। देखें 1 1। अब देखें स्टूडेंट, तो ये क्या आ जाएगा, ये 0.4 आ जाएगा। देखें 0.4 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू किस चीज के लिए, नाइट्रोजन के लिए, N2 के लिए। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं फाइंड करता हूं एक्स की वैल्यू फॉर व्हाट, हाइड्रोजन, एक्स फॉर हाइड्रोजन। तो ये किस चीज के बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा कि गिवन मोल, तो गिवन मोल क्या है हाइड्रोजन के, 0.9 डिवाइडेड बाय व्हाट, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 3 है। तो ये एज अ रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, ये 0.6 आ जाएगा। अब स्टूडेंट एक्स की वैल्यू आपके पास दोनों के लिए आ गई है। तो अब आप यहां से देखें, एक्स की वैल्यू जिसके लिए कम होगी, एक्स की वैल्यू जिसके लिए कम होगी, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका एक्चुअल यील्ड होगा। तो मतलब कि 0.4 के ये आपका एक्चुअल यील्ड है, और ये जो है ना आपका के ये आपका थ्योरेटिकल यील्ड है स्टूडेंट। तो ये शॉर्ट ट्रिक है स्टूडेंट, टू फाइंड व्हाट, टू फाइंड एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड स्टूडेंट। फिर से मैं आपको समझाता हूं, आपके पास क्वेश्चन केवल है कि 0.4 मोल नाइट्रोजन के रिएक्ट करते हैं 0.9 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ और बनाते हैं क्या, अमोनिया। तो कहते हैं कि व्हाट इज थ्योरेटिकल यील्ड, तो थ्योरेटिकल यील्ड कौन सा है, तो सबसे पहला स्टेप है आपका कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रोसेस। प्रोसेस के लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें, तो ये आपने लिख दिया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फिर आप क्या करें, मल्टीप्लाई द एक्स विद द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक्स को मैंने मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो क्या xN2 plus 3xH2 gives us 2x NH3। x को मैंने पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई किया। फिर नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर H2 एंड N2। N2 और H2 के लिए क्या करो, x की वैल्यू फाइंड करो। तो x, तो ये आपके पास किस चीज के बराबर है, x आपके पास गिवन मोल डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब देखें, पहले मैं करता हूं जी फॉर N2, नाइट्रोजन के लिए x की वैल्यू क्या है, x फॉर N2 is what a given mole 0.4 divided by stoichiometric coefficient 1। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कुछ भी नहीं है तो 1। तो इसको आपने कैलकुलेट किया, तो इससे क्या गया 0.4। अब क्या करें, फॉर हाइड्रोजन करें, फॉर H2 हाइड्रोजन के लिए देखें, x की वैल्यू फॉर H2 इज व्हाट, गिवन मोल, जो कि 0.9 है, डिवाइड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या 3, तो डिवाइड बाय 3। अब डिवाइड बाय 3 आप करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। अब स्टूडेंट x की जो कम वैल्यू आएगी, x की वैल्यू जहां पे कम आएगी तो वो क्या होगा, वो एक्चुअल यील्ड होगा, क्योंकि एक्चुअल यील्ड क्या होती है, कम होती है। और जहां पे x की वैल्यू ज्यादा होगी वो क्या होगी, थ्योरेटिकल यील्ड होगी। तो आप यहां पे देखें, यहां पे x की वैल्यू कम है 0.4 है, तो ये क्या, ये एक्चुअल यील्ड है, और ये क्या है, ये थ्योरेटिकल यील्ड है। लेकिन क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, थ्योरेटिकल यील्ड। तो ये हमारा क्या होगी, ये हमारा थ्योरेटिकल यील्ड हो गया स्टूडेंट। तो ये था आज का हमारा सेशन स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ये स्टूडेंट उम्मीद है कि ट्रिक भी आपको समझ आ गई होगी। अपने उस्ताद मोहतरम निसार साहब की ये ट्रिक थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट इससे फायदा उठाएंगे। और अल्लाह हमारे उस्ताद मोहतरम को खुश रखें, सलामत रखें, जिन्होंने इतनी बेहतरीन ट्रिक हमें दी। इंशाल्लाह स्टूडेंट इसको आगे फैलाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। स्टूडेंट उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा। स्टे एट होम, सेव लाइफ, खुदा।